हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं इसरो के रोड मैप के बारे में। तो इसरो का रोड मैप जारी हो गया है। इन्होंने बताया कि आने वाले समय में हम कौन कौन से मिशंस वगैरह जारी करने वाले हैं। जैसे चंद्रयान 4 के बारे में भी बात करेंगे, गगनयान के बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्पेस स्टेशन सबका है, मतलब सबका क्या, कुछ देशों का है, हमारा खुद का भी होना चाहिए, उसको भी बनाएंगे। अब ये कब तक बनेगा, कैसे बनेगा, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी 1 बाय 1 कवर करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें डेली जारी नहीं की जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, देखो क्या है, पहले बात करते हैं इन्होंने क्या क्या बोला है। तो जो इसरो के चीफ हैं वी नारायण, इन्होंने अपना रोड मैप जारी किया है। अपना मतलब इसरो का रोड मैप जारी किया है कि हमारा चंद्रयान 4 मिशन होगा जो सैंपल को लेकर के वापस आएगा। 2035 तक हमारा अंतरिक्ष जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है ये बन जाएगा। गगनयान मानव मिशन भी 2027 तक होना है। स्पेस इकोनॉमी को 8% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। अब इनको 1 बाय 1 कवर करते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी चंद्रयान के मिशन भेजे हैं, सॉफ्ट लैंडिंग, चंद्रमा के बिल्कुल दक्षिणी भाग पर लैंडिंग, इस प्रकार के मिशन, तो अभी तक ऐसा कोई मिशन नहीं था कि वहां पर जाए और सैंपल्स को लेकर के। अब इसमें क्या क्या होगा, लैंडर होगा, असेंट मॉड्यूल होगा और रिटर्न कैप्सूल, ये सारी चीजें रहने वाली। किसकी बात कर रहे हैं हम, चंद्रयान 4 की। अब बात करते हैं 2035 तक भारत का स्वयं का या खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होने वाला है आईएसएस के रिटायर होने के बाद। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो रिटायर होने वाला है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, जिसके वजह से जो भी देश है, चाहे वो चीन हो, चाहे अमेरिका हो, इवन रसिया हो, वो लोग अपना यहाँ पर क्या बना रहे हैं, अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे हैं। तो भारत के लिए भी जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होगा, दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट हमारा है गगनयान मानव मिशन। तो स्पेस में हम मानव को भेजने का जो मिशन रखा है हमने 2027 तक है। 3 मानव रहित परीक्षण किए हैं। मानव रेटेड जो है LVM-3 यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। लाइफ सपोर्ट क्रू एस्केप सिस्टम भी है। उड़ान सुरक्षा का विस्तृत मूल्यांकन कर लिया गया है। भारत का मानव युक्त मिशन अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा। अभी जो है देखा था, नाम बताइएगा उनका अंतरिक्ष यात्री का, जो नासा के साथ स्पेस में गए थे, कुछ दिन रहे थे, फिर वापस आए थे, काफी चर्चा में थे, उनका नाम जरूर बताइएगा। अब हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास खुद का हो और हमारे ही अंतरिक्ष यात्री वहां पर जाएं। और लुपेक्स मिशन जो है इसरो जाक्सा सहयोग के माध्यम से, जाक्सा किसका है, जापान का है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पानी और जो है आइस की खोज के लिए दोनों भविष्य में जाने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से किया जा रहा है, क्योंकि हमने जाक्सा देखा जापान का है, तो अकेले नहीं कर रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। भविष्य में होगा कब, यहाँ पर इसकी डेटा भी बताई नहीं इन्होंने। उत्पादन क्षमता 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो अभी हम लगातार उत्पादन कर ही रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स हमने भेजे हैं। तो बढ़ती वैश्विक मांग को देखते हुए PSLV हो गया, GSLV, LVM-3 हो गया, इनके उत्पादन को हम बढ़ाएंगे। निजी क्षेत्र में स्टार्टअप्स और प्लस इन स्पेस की बढ़ती भागीदारी को भी हम बढ़ाएंगे। ग्लोबल लॉन्च हब बनाने की दिशा है। ग्लोबल लॉन्च हब का मतलब यहाँ पर है कि सारे देश आए और बोले कि भाई भारत हमारा भी जो है सैटेलाइट लॉन्च कर दो। ये हम काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन और भी बढ़ाना चाहते हैं। इसी के माध्यम से तो हम स्पेस इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, पैसे कमाएंगे। तो वर्तमान आकार कितना है, $8.2 बिलियन। लक्ष्य हमारा 2033 तक है कि हम इसको $44 बिलियन कर पाए। भारत की वैश्विक हिस्सेदारी है अभी 2%, इसको हम 8% करना चाहते हैं। किसमें, स्पेस इकोनॉमी में। वैश्विक स्पेस इकोनॉमी 2035 तक जो है $1.8 ट्रिलियन की, ये सारे यहाँ पे लक्ष्य रखे गए हैं। अब मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो वैश्विक स्पेस रेस में भारत की सक्रिय उपस्थिति, तो USA का आर्टेमिस है, चाइना का 2030 तक लूनर ह्यूमन मिशन, चंद्रमा पर इंसानों को भेजने का मिशन है, और इंडिया का हमारा 2040 तक है। कहीं पर 2035 मिलेगा। देखो कई बार होता है कि लक्ष्य जो हम रखते हैं किसी कारणवश नहीं भेज पाते, तो लास्ट डेडलाइन है कि 2040 तक हम सारे मिशंस को कंप्लीट कर लें। अब बात करते हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण, इसका मतलब चुनौतियां कौन सी आने वाली। ऐसा नहीं कि रोड मैप जारी कर दिया सारा सब कुछ एक बार में ही हो जाएगा। तो उच्च वित्तीय लागत, तो जाहिर सी बात है मानव मिशन, स्पेस स्टेशन, भारी निवेश और बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो क्या भारत सरकार के पास इतना पैसा है, इसरो के पास इतना पैसा है? उन्नत प्रौद्योगिकी का हमारे पास अभाव है। हम बात तो कर रहे हैं आत्मनिर्भर है, भारत का ही सब कुछ होगा,
लेकिन जब हमारे पास तकनीक ही नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है रीयूजेबल रॉकेट्स होने चाहिए, डीप स्पेस डॉकिंग्स हमारे पास अभी नहीं है, एडवांस क्रायोजेनिक इंजन्स, साथ में जो है रेडिएशन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी, ये सारा अभी जो है बहुत महंगा और साथ में उन्नत प्रौद्योगिकी है जिसको लेकर के चिंता जताई जा रही है। प्रतिभा संरक्षण, तो निजी क्षेत्र विदेशी स्पेस एजेंसियों की उच्च जो मांग है उसको लेकर भी अभी समस्या है। अब बात करते हैं वैश्विक लॉन्च मार्केट में प्रमुख क्या है। तो इंडिया प्लस लो कॉस्ट प्लस हाई रिएबिलिटी के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेटिव एज यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भारत ही थोड़ा ना, बहुत सारे देश अलग अलग हैं जो कि लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला है जो कि हम स्पेस इकोनॉमी को 8% तक अपने लाभ को ले जाएंगे। वो कैसे करेंगे, इसको लेकर प्रश्न खड़ा किया गया है। स्पेस आधारित सेवाएं कौन कौन सी हैं, तो एग्रीकल्चर हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, क्लाइमेट मॉडलिंग हो गया और ब्रॉडबैंड इंटरनेट, लगातार इन पर जो है काम किया जा रहा है। अब जोखिम क्या है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है हमारे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर चिंता जताई जा रही है। निरंतर सरकारी समर्थन आवश्यक है, अन्यथा प्रगति बाधित हो जाएगी। आपने कौन सी मूवी आई थी, वो मंगलयान पर मूवी थी अक्षय कुमार की कि चंद्रयान पर, देखिए बजट का कितना इशू था, वहां पे पैसे ही नहीं थे उनके पास। निजी क्षेत्र की क्षमता निर्माण पर भी बात करनी पड़ेगी कि सुरक्षा, तकनीकी हस्तांतरण और गुणवत्ता नियंत्रण बड़ी चुनौती रहने वाली है। अब व्यापक नीतिगत अगर हम नीति विश्लेषण के बारे में बात करें तो अंतरिक्ष नीति 2023 का प्रभाव, तो NISL और इन स्पेस के जरिए संचालन व वाणिज्यिक कार्यों का निजीकरण, ये हमने देखा किया जा रहा है। सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि सब कुछ अपना पैसा जो है रिसर्च डेवलपमेंट स्पेस वाला ही इलाके में लगा दे, उसको बहुत सारे कल्याणकारी काम करने होते हैं। तो स्टार्टअप्स हो गया, स्काई रूट्स हो गया, अग्निकुल जैसे नए इकोसिस्टम का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। लगातार सरकार प्रयास करिए कि प्राइवेट सेक्टर भी इस क्षेत्र में आए और इन कामों में क्या करे, रुचि ले, साथ में इन्वेस्ट भी करे ताकि हम इनको आगे प्रमोट कर पाएं। और रणनीतिक बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है इसका, तो डिफेंस में प्लस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में भी बढ़त मिलेगी। रियल टाइम पृथ्वी अवलोकन लगातार किया जा रहा है कि मौसम को लेकर के हो गया, पोल्यूशन को लेकर के हो गया, और भी चीजें हैं जो डिजास्टर्स होते हैं उनको लेकर के हो गया। सब पे निगरानी रखने के लिए लगातार सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे जा रहे हैं देशों के द्वारा, तो हम भी इस पे काम करेंगे। आर्थिक प्रभाव क्या होगा, तो AI हो गया, रोबोटिक्स हो गया, क्वांटम टेक हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होंगे इसके साथ ही स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज घरेलू उद्योग को बढ़ावा देंगे। तो इसका मतलब क्या, आर्थिक प्रभाव में देखें तो अगर हमने ये सारे मिशन लॉन्च कर लिए या जो भी रोड मैप तैयार किया है इसरो ने वो पूरे हुए तो हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे बहुत सारे क्षेत्रों में, जो कि अभी जस्ट हमने पढ़ा है। अब एक प्रश्न हमारा है, इसरो के अनुसार भारत का अपना स्पेस स्टेशन किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहला है 2028, 2030, 2035 या 2040। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।